जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ब्रेक के दौरान हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है अली अशरफ रत्ता साहब ने, रीनाउंड एनालिस्ट हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे आईनी तरमीम के हवाले से। हाजी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मलिक साहब की, वो कह रहे हैं मैं ऑन ऑथ ये कहने को तैयार हूँ कि मुझे ऑफ़र की गई है। फिर आप लोगों के ये क्लेम है कि आप लोगों के नंबर्स पूरे हैं, मौलाना साहब आप लोगों के साथ नहीं है। वो मलिक साहब कह रहे हैं हमारे जितने भी लोगों को ऑफर की गई है किसी ने हुकूमती ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, और 70 करोड़ वो कह रहे हैं मुझे ऑफर की गई है, और 1 अरब तक जो है वो बकिया लोगों को ऑफर की है। तो क्यों इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं? अगर मलिक साहब वैसे तो ऑन ओथ कह रहे हैं, वो तो यकीनी तौर पर दुरुस्त फरमा रहे होंगे। जी खान साहब, हम इस तरह मलिक साहब की बात को डिनाई नहीं करते, लेकिन ये उन्होंने बता दिया कि किसी वफाकी वजीर ने इन्हें ऑफर नहीं की। तो अब अगर कोई नत्थू खैरे ने कर दिया है तो वो हमें तो उसका नहीं इल्म, तो वो उनको ऑफर हुई है, ये पता नहीं कहां से हुई है। तो ये खुद ही उस बात का जवाब है, वफाकी वजीर ने इन्हें, किसी वफाकी वजीर ने ऑफर नहीं की। बात यह है खान साहब के पार्लियामेंट जब वजूद में आती हैं तो उनका एक ही काम है कि आइन साज़ी करना। जो मतलूबा कवानीन है, आइन है, उसमें अगर कोई तरमीम करना पड़े, कोई नया कानून बनाना पड़े, तो पार्लियामेंट का भाई यही काम है। पार्लियामेंट ने कोई कुल्फियां तो थोड़ी बेचनी है। बाकी बात यह है कि अगर पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे होंगे, ये किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खरीद रहे हैं तो, जी हम ना खरीद रहे हैं। अगर हमने खरीदने होते तो पहली दफा ही कर लेते। हम बिल्कुल कन्विंस कर रहे हैं। इनकी पार्टी में भी कुछ लोग अच्छे होंगे जो समझते हैं कि ये जरूरी तरमीम है, दूसरी पार्टीज में भी होंगे, वो भी अपने लीडरान को कन्विंस कर रहे होंगे। तो हमें ये पूरी उम्मीद है, और इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि नंबर्स पूरे हो गए हैं। बाकी हम मौलाना फजल रहमान साहब को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके भी थोड़े बहुत जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। लेकिन उनका एक कंसर्न हाजी साहब मेन ये है, वो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम में 9 से 10 माह डिबेट हुई, पीपल्स पार्टी ने कंसेंसस डेवलप किया, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम जो पार्लियामान में मौजूद थी वो ऑन बोर्ड थी। इस तरमीम पे मौलाना साहब कह रहे हैं कि कोई कहता है 9 घंटे हैं, कोई 9 दिन की बात करता है, तो ये मुनासिब चीज नहीं है। इतनी उजरत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए हुकूमत को। मौलाना साहब का एक बड़ा कंसर्न है ये। खान साहब, बात ये है कि इस तरमीम, जो मौजूदा तरमीम है, इस पर कंसेंसस और जो बात हो रही है वो 15 साल से हो रही, वो आज से नहीं शुरू हुई, वो 15 साल से शुरू है। अब तमाम ही जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने महसूस किया है कि सुप्रीम कोर्ट पर बोझ बढ़ रहा है, अवाम जो है मुस्तकिल परेशान हो रहे हैं, उनके मुकदमात का फैसला नहीं हो रहा। और अब एक जो पूरी दुनिया में आप कह रहे हैं कि 15 साल से इस पर बात हो रही है, पीटीआई कह रही है सिर्फ 15 दिन ठहर जाएं। तो अगर 15 साल इसके ऊपर बात कर ली है तो मजीद 15 दिन ठहर जाएं। ये खान साहब, बात ये है कि पीटीआई तो हर चीज को रोक देना चाहती है। वो कहते हैं कि वक्त रुक जाए, मुल्क रुक जाए, तरक्की रुक जाए, इकोनॉमिक्स रुक जाए। तो ये इनके कहने से तो हम नहीं रोकेंगे। अगर कोई कंसेंसस बिल्ड अप हो गया तो इंशाअल्लाह ताला जो ही होगा हम इसको करेंगे। इस पर डिस्कशन बहुत हो चुकी है, सबको क्लियर है। ये कोई कहता है कि मसवदा नहीं मिला, यानी जिस वक्त नंबर्स मुकम्मल हो गए तुसी ना दिन देखने ना रात, उसे टाइम खान साहब ठीक हो गया। अली अशरफ रत्ता साहब, आपके आने से पहले कुछ चीजें जो डिस्कस हो रही थी, पीपल्स पार्टी ने तो कैटेगोरिकली कहा है कि हमारा मेजर कंसर्न कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का है। नून लीग जो है वो चाहती है कि जिस वक्त नंबर गेम मुकम्मल हो, वो रात 12 बजे हो या सुबह 4 बजे हो, हमने उसी वक्त जो है ये अमेंडमेंट्स कर देनी है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि भाई थोड़ा सा सब्र कर लें, ये अक्टूबर का महीना कम से कम आप गुजार लें। और फिर अब ये भी बातें आ रही हैं कि मुझे तो खैर ये लग रहा है कि अभी हुकूमत के पास नंबर्स मुकम्मल नहीं है, लेकिन कुछ हुकूमती हल्के ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। अब ये कंसेंसस डेवलपमेंट जो है ये सिर्फ एक दिखावा है, ताकि कोई ये ना कहे कि हमने एकतरफा तौर पे ये सारे काम किए हैं। आपके पास क्या इत्तला है, क्या कुछ हो रहा है? अच्छा, और मीनवाइल टेक्निकल डिपार्टमेंट अगर मलिक शफकत अवान साहब को दोबारा कनेक्ट करें। अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें बेसिक हैं। एक तो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन अभी शेयर करता हूँ। हाजी साहब जो बात कर रहे थे, शायद मुझे ऐसे लगता है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक नंबर पूरे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नून लीग से ले ली गई थी कुछ दिन पहले, और कहीं और से श्योरिटी दी गई थी कि आप कुछ चीज़ें जो है आप ये कर लें
तो हम आपके नंबर पूरे करवा देंगे। तो गोया उसके बाद जो है मौलाना साहब से भी रब्ता किया गया, मौलाना साहब को भी किसी समझ लें कि कुछ ऑफर्स हुई हैं और मौलाना साहब भी किसी हद तक जो है वो इनके साथ जो है वो नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको शेयर कर दी कि ये नंबर्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है इस वक्त, जो अगर हम सियासत के ओवरऑल बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि पीटीआई जो है वो कह रही है कि 15 दिन इंतजार कर लें और वो इंतजार नहीं हो रहा, तो वो बेसिकली समझ नहीं आ रही जो इस वक्त हुकूमत में पार्टियां हैं उनको कि ये जो हमारे इस वक्त जो ओहदेदार हैं या बड़े चीफ साहब हैं उनको किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि उन्होंने इनके लिए बहुत सर्विस किया है अगर पिछले कुछ अर्से में देखते हैं तो उसके सिवाय आवाम के लिए सर्व किया है। अच्छा, वो चीज़ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं ना उनका, जहां पे भी इनको बड़ा रिलीफ मिला है नून लीग को, चाहे वो हुदैबिया मिल हो, चाहे वो उसके अलावा कोई बड़े केसेस जितने भी आप उठा के देख लें रिसेंट तारीख के अंदर, वो सारे के सारे काजी साहब के थ्रू ही हुए हैं। वो इत्तफाकिया हुए हैं या वो इंटेंशनली हुए हैं, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ जो मेरिट पे भी हो सकते हैं ना, मैं वही कह रहा हूं कि वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इत्तफाकन ऐसा हुआ है कि रिलीफ हर बार लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो कह चुके हैं कि काजी साहब ने कह दिया कि ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हेड करना चाहते हैं, देखिए, और ना ही वो अपनी सर्विस में किसी तरह की कोई एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद है। अच्छा, ये बात ना वो काजी साहब पहले भी कर चुके हैं, लेकिन राना साहब ने भी दोबारा बात की है। देखें, राना साहब अगर दोबारा करें, लेकिन ये बात, इनकी बात पे यकीन आज तो वैसे काजी साहब के हवाले से जो उनकी अलविदाई रिटायरमेंट के जो रेफरेंस है, फुल कोर्ट रेफरेंस है, उसकी तारीख भी आ गई है 11:30 बजे, गालिबन 25 अक्टूबर को 11:30 साढ़े 12 बजे। देखें अदर भाई, आप इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ तारीखें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, आपको पता है अगर वो सीरियस होते तो हमें जो अगले चीफ का नोटिफिकेशन अब तक जारी हो जाना चाहिए था एज पर द डेट्स, वो नहीं हुआ। इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। दिन बाकी है ना, दिन तो बाकी है, लेकिन इतने दिन पहले जो है वो आपको पता है काजी साहब का भी पहले हो गया था, उसके ऊपर भी बड़ा रौला डाला गया था कि इतना पहले क्यों कर दिया। नहीं, लेकिन जो असूल है हमें उसका देखना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए कि काजी साहब के जाने से पहले नोटिफाई हो जाए। नहीं, देखें बात ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि ऐसा होना है तो हुकूमत वो है ना, वो कर दें, अगले को यकीन आ जाए। इनकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा ना, इस तरह से कुछ सॉलिड इकदाम होगा तभी वो यकीन होगा और तभी जो है पीटीआई जो है वो किसी हद तक इनके साथ। आपके पास जो इतलात हैं, क्या नून लीग के पास? मैं रिस्पांस करना चाह रहा हूं इस बात पर। मैं अच्छा बात हूं आपके पास, अली भाई, आप क्या नून लीग के पास नंबर गेम मुकम्मल है? जी, मैंने आपको पहले बताया कि नून लीग से नंबर गेम पूरी करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ले ली गई थी, बल्कि मेरे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक मियां साहब ने खुद ये बात किसी से कही थी कि हम जो है ये अदारा संभाल रहे हैं, आप हमारे नंबर पूरे करवा के दें। हम ये चीजें, आपको पता है हमारे मुल्क में सेटलमेंट्स होती हैं और ये मेरी इतलात है। मियां साहब छोटे के बड़े? बड़े मियां साहब। अच्छा, बड़े मियां साहब, ठीक हो गया। हाज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं मलिक साहब की तरफ जाऊंगा। मैं ये बात कर रहा हूं कि रता साहब ने जो फरमाया है कि उन्हें तकरीबन उन्होंने 22 जज कहा है, तो ये मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ। काजी साहब का रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त। नहीं, उन्होंने कहा है कि वो मेरिट में भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा इत्तेफाक ऐसा है कि काफी रिलीफ जो है वहां से मिलेंगे। रत्ता साहब, जितने केसेस नून लीग के खिलाफ बने थे, खान साहब आप जानते हैं वो कितने जाली और झूठे मुकदमा थे, उनका मेरिट पे अगर फैसला हुआ है। काजी फायज ईसा साहब का बात यह है कि वो पार्लियामेंट को अहमियत देते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती को मानते हैं, और बाकी जो अक्सर हमारे मोहतरम जजेस कराम गुजर चुके हैं या कुछ हैं, वो पार्लियामेंट को बालादस्त मानते ही नहीं है। बात यह है कि मैं आपको वसूख से कहता हूं कि काजी फायज ईसा साहब को अगर इस तरमीम से कुछ फायदा होता हुआ वो एक्सटेंशन वो नहीं लेंगे। ये मेरी बात आपसे पहले भी हो चुकी है, वो एक्सटेंशन और ये वो नहीं लेंगे। ये ऐसे ही खौफजदा है। बात यह है कि अगर एक अच्छा काम हो रहा है, ये कह रहे हैं कि 26 अक्टूबर के बाद वो अच्छा काम है और 26 अक्टूबर से पहले वो बुरा काम है। ये मैं मलिक साहब से पूछ लेता हूं। मैं मलिक साहब से पूछ लेता हूं। मलिक साहब, एक तो हाज साहब कह रहे हैं कि अगर कोई तरमीम के बाद भी किसी तरह काजी साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का हेड जो है वो बना दिया गया, या तरमीम के बाद उनकी उम्र की हद जो रिटायरमेंट है उसमें किसी तरह का कोई इजाफा हुआ, तो काजी साहब किसी सूरत उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी की है, यही बात हाजी ताहिर हनीफ साहब कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ को काजी साहब के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में कोई और जज मंजूर है जो अगर उसको वो लीड करे? ये बातें पहले करते, आज जब पता चल गया है कि काजी साहब का जाना ठहर गया है, उस वक्त ये बातें याद आई हैं और काजी साहब एक स्टेटमेंट ही जारी कर देते
कि मैं तो बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं ले रहा। उन्होंने तो क्लैरिटी की है कि जी अगर सारे जजेस की बढ़ा दें उम्र तो फिर ठीक है, मेरी भी बढ़ा दें। उस वक्त ये ख्याल था उनका कि सारे जजेस की 3-3 साल सर्विस बढ़ रही है। अब लेकिन अफसोस, सद अफसोस, काजी साहब की 2-3 साल की मेहनत जाया हो गई। उन्होंने जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो इस मुल्क के साथ खेल खेला है, वो सारा जाया हो गया और आखिरी जिंदगी पता नहीं मुल्क दुनिया के किस कोने में छुप के गुजारेंगे। जो उन्होंने गुल खिलाए हैं, जो कुछ आज तक उन्होंने किया, सब जाया हो गया। उनके लिए तो अफसोस ही किया जा सकता है, बल्कि रोना आ रहा है कि उनकी इतनी मेहनत और इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया कि और उन्हें कुछ भी ना मिला। तो आप वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के मामले में आपको कोई और जज मंजूर है, या आप चाहते हैं सिरे से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने ही ना, उनकी जरूरत ही कोई नहीं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान का जुडिशरी का सबसे बड़ा इदारा है, इसके ऊपर कोई कोर्ट ना बनाया जाए। अगर मुल्क में चीफ जस्टिस एक है, अगर वजीर आजम एक है, अगर सदर पाकिस्तान एक है, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी एक ही होना चाहिए। आप उसके नीचे कोई भी अदालत बना दें अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमें वो काबिल कबूल है। या जिस तरह के अब तजवीज दे रहे हैं मौलाना साहब कि जो सीनियर 5 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वही फैसला करते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आए, और जजेस की तादाद बढ़ा दें सुप्रीम कोर्ट में। पहले ही इन्होंने बल्कि बढ़ा दी है, 23 कर दी है, तो अब क्या जरूरत है? यानी आप ये सीनियर 5 जजेस वाले मामले के ऊपर आप लोग जो है वो आपका है कि ठीक है ये हो जाए तो कोई मसला नहीं है? जी, मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इसको हमारी पार्टी को इस पे एग्री होना चाहिए। मुझे पार्टी पॉलिसी का नहीं पता, लेकिन क्या हर्ज है, जजेस जो भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो फैसला करें और हमारी पार्टी को भी इस पे एग्री होना चाहिए। मैं अभी पार्टी पॉलिसी नहीं बता। आप चूंकि खुद भी वकील हैं, आपका जो है वो जजेस से वास्ता रहता है, आप क्या समझते हैं ये जो पीपल्स पार्टी का एक और तजवीज है, पीपल्स पार्टी की जजेस के अपॉइंटमेंट के क्राइटेरिया के ऊपर ये तरमीम जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये तजवीज है तरमीम के अंदर, आपको लगता है कि जजेस का अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया ये ठीक है, या जिस तरह जुल्फिकार अली बदर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 15-20 चैम्बर्स हैं और उन्हीं से ही मुड़ तुड़ के जो है वो जजेस सारे सामने आ रहे हैं? जजेस की अपॉइंटमेंट के क्राइटेरिया में बेहतरी आनी चाहिए। आप इसके हक में हैं? जी, मैं हक। ये आप पर्सनली हक में है या पार्टी आपकी इस हक में है? मैं अब तो अपनी बात कर रहा हूँ, आपने बतौर वकील मुझसे सवाल किया है, मैं आपको बतौर वकील ये जवाब दे रहा हूँ कि मजीद बेहतर क्राइटेरिया बनाना चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट का, नॉट अ सेटिस्फैक्टरी जो कुछ क्राइटेरिया है। बिल्कुल ठीक हो गया। जुल्फिकार अली बदर साहब, जो मलिक साहब बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 5 जजेस जो हैं वो उसका जो है वो मामला देख ले। पीपल्स पार्टी समझती है कि ये ठीक है, उन्हीं 5 जजेस के साथ जो है वो एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बनानी है आपने, तो आप कह दें कि ठीक है ये 5 जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मामला को देखेंगे और कोई नहीं देखेगा? देखिए, ये तजर्बा अगर करना होता ये पहले भी किया जा सकता था। अभी भी जो सीनियर 3 जजेस हैं वो मिलकर ही फैसला करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किसने देखने हैं, और इनके देखने के अंदर जितने भी बाकी बेंचेस हैं वो आपकी सिविल और क्रिमिनल जो अपील्स हैं वो 5-5 साल 4-4 साल पेंडिंग में पड़ी रहती हैं, और उनका इतना लंबा वेटिंग टाइम है कि उनकी बारी नहीं आती। तो लिहाजा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को ही देखे और रेस्ट ऑफ द जजेस जो है वो आम आवाम के जो केसेस हैं जो सिविल कोर्ट से शुरू होते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में 20 साल 25 साल लग जाते हैं और उनकी बारी आती है, अगर वो दादा पोता केस जल्दी उनकी बारी आ जाए, सुनवाई हो, तो मैं समझता हूँ लोगों को जेल में भी ना रहना पड़े और रेवेन्यू या जमीन या कोई प्रॉपर्टी मैटर में भी उनको जल्दी रिलीफ मिल जाए। तो ये अवाम के ऊपर बहुत बड़ा एक नीति होगी, अवाम उन्नास को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि लोग सारी जिंदगी जो है वो बचपन से केस स्टार्ट करते हैं और दादा स्टार्ट करता है और आगे पोते तक चला जाता है। तो ये बड़ा जरूरी है। ये बात तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 2006 में नवाज शरीफ साहब को ये जो है कन्विंस किया था कि ये जरूरी है। उसकी वजह कि ये मियाँ साहब भी पहले इस बात पे एग्री नहीं होते थे, फिर मियाँ साहब ने जब इस बात को समझा तो एग्री किए, तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा बना। और फिर 18वीं तरमीम के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज
उनको इस चीज के ऊपर जो है कंसेंसस बिल्ड करके मनाया गया और यूनिफॉर्मली लाइक विदाउट डाउटिंग ऑन इट, कोई बंदा उसकी मुखालफत करे विदाउट अ सिंगल ऑपोजिशन, ये तरमीम पास की गई 18वीं तरमीम। बट उस टाइम पे इफ्तिखार चौधरी ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को कहा कि मैं 18वीं तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर दूंगा, तो वो ब्लैकमेल हो गई हुकूमत क्योंकि कमजोर थे, नंबर पूरे नहीं थे, और 19वीं तरमीम पास करके ये सारी पावर्स को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तरीकाकार को और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसके सारी चीजों को खत्म करके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को और जजेस को पावर दे दी गई। और आप देखिए तब से लेके आज तक कोई कंपिटेंट वकील जो कि यहाँ पे मेहनत करके नीचे से ग्रास रूट से उठ के आया हो, जितना मर्जी काबिल हो, वो हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। और यहाँ पे तो क्राइटेरिया ऐसा भी है, आप डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। फिर आप नहीं समझते कि क्राइटेरिया को, जुल्फकार भाई मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले आपको नहीं लगता फिर क्राइटेरिया में कम से कम इस चीज को खत्म कर देना चाहिए कि डायरेक्टली जजेस अपॉइंट नहीं होंगे, जो जुडिशरी के एग्जाम्स दे के जो सिविल जज आते हैं वही आगे अपने फैसलों के हवाले से फिर उसके आगे इंटरव्यूज हो और वही आगे तरक्की करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाएं? देखिए इसको बिल्कुल चेंज करना चाहिए। इसको चेंज इसलिए करना चाहिए कि देखिए एक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एग्जाम है ना, वो एडिशनल सेशन जज का एग्जाम होता है 20वें ग्रेड का, और वो कंपटीशन के थ्रू आते हैं। उनका बड़ा रिगिडस क्राइटेरिया होता है बनने का, और वो जब बन के आते हैं लेकिन फिर वो सारी जिंदगी जो है वो एज एडिशनल सेशन जज से मैक्सिमम सेशन जज पे जाते हैं और वहीं पे रिटायर हो जाते हैं। उनका आगे कोई चांस नहीं होता, बहुत कम शादो नादिर होता है कोई किस्मत वाला हाई कोर्ट का जज बने। ये हाई कोर्ट के, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस डायरेक्ट भी अपॉइंट हो सकते हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाई कोर्ट का जज ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इस क्राइटेरिया को भी खत्म होना चाहिए और आप बिल्कुल कंपटीशन रख दें, नॉर्मल कंपटीशन रखेंगे, क्राइटेरिया रख दें, इतने साल की सर्विस, इतने केसेस, इतना ये रिटन एग्जाम भी रखें, सिविल और क्रिमिनल और पीपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी के ऊपर फोकस करें कि देखें कि कौन यहाँ पे आता है। तो बहुत सारे ऐसे जज हैं जो कि आपको पता है कि एक जजमेंट भी नहीं लिख सकते, तो वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा ख्याल है कि इसमें कंपटीशन की सेंस भी होगी, लोगों को पता होगा कि फिर हमने मेरिट पर चीजों को आगे लेके चलना है तो ही हम आगे तरक्की करेंगे। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आईनी तरमीम होनी है। नो डाउट ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, पार्लियामेंट के जो अरकान है उन्होंने इसके ऊपर वोट करना है, लेकिन वोट जो है वो ज़मीर का होना चाहिए। अगर किसी के दबाव में वोट दिया है, क़यामत के रोज़ उसकी पकड़ होनी है। अल्लाह ताला ने जो है वो भी आपसे पूछना है कि भाई आपके पास ये अथॉरिटी थी, आपने उसको किस तरीके से यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे जो मलिक शफ़क़त अमान साहब ने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की कि हमें ऑफर्स की जा रही हैं पैसों के ज़रिए कि आप हमें इतने पैसे ले लें, इतने करोड़ ले लें, इतने अरब ले लें और आप हमें वोट करें, या लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। अगर इस तरीके कार के तहत अगर हुकूमत किसी तौर पे अमेंडमेंट करवाने में कामयाब हो भी जाती है, तो ये अमेंडमेंट्स, ये कानून साजियाँ, ये आइन, ये पब्लिक के लिए है। क्या पब्लिक जो है वो एट लार्ज इसको एक्सेप्ट करेगी? इसको प्रोग्राम के ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, कहना चाहिएगा।